लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी से किसानों को नुकसान। हिमाचल प्रदेश लाहौल घाटी में भले ही अब मौसम साफ हो गया हो, लेकिन पिछले 3 दिनों के दौरान हुई भारी बर्फबारी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। घाटी के कई इलाकों में हजारों सेब के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। जी, ये इस बार जो है लाहौल में बर्फ तो पड़ती है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड था। आवश्यकता से ज़्यादा बर्फ पड़ गया, जिससे लाहौल के किसानों को बहुत ही मार पड़ी, क्योंकि किसानों का अभी खेत में आलू भी पड़ा हुआ है, साथ ही साथ लोगों के बगीचे सेब पड़े हुए हैं। सेब यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में जाती है, वो सारा पेड़ भी टूट गया, सेब भी बहुत गिरे, किसानों को बहुत लॉस हुआ। और आलू भी लोगों को खुदाई करने का अभी बचाया है, वो भी अभी खराब हो सकता है और उनके में से छांट के जाएगा, लेकिन उनको किसानों के लिए इसके बहुत लॉस हुआ। इससे पहले भी जब बारिश हुई तो उससे भी किसानों का गोभी सारा बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से किसानों को चारों तरफ से मार पड़ा। कारण इससे हमारे लाहौल के किसानों को जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर साल में एक ही फसल लेते हैं। इसके लिए अभी हम गवर्नमेंट से हम आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत किसानों के लिए मदद दी जाए। नित्यानंद राय से मिलने के बाद चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। दिल्ली में बीजेपी नेता नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। अमित शाह के जयपुर दौरे की तैयारी को लेकर डीजी मालिनी अग्रवाल ने खुलासा किया कि नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी नवीन आपराधिक कानूनों को 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। 1 जुलाई 2024 को इनको लागू किया गया था और इनकी क्या प्रोग्रेस है और इस दिशा में क्या क्या नया हुआ है, इससे आम जनता को जागरूक करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए यहाँ पर ये एग्जीबिशन रखी गई है, जिसमें कि हम लोग वीडियो फिल्म्स को रखेंगे, ऑडियो, विजुअल और दूसरी भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें झांकियाँ भी लगाई गई हैं और कुछ एक सिमुलेशन भी किए गए हैं, जिसके थ्रू आम जनता को पुलिस की कार्य प्रणाली और कैसे जो है इसमें नए क्रिमिनल लॉज को समाहित किया गया है उसके बारे में पता लगेगा। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन 13 अक्टूबर को माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। और नए क्रिमिनल लॉज को अब तक, जैसा कि सभी को पता भी चल गया है कि ये दंड केंद्रित ना होकर के विक्टिम सेंट्रिक है, यानी कि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से फायदा मिले उस पर ज्यादा फोकस है। और इसी क्रम में इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग से जो चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें सख्त से सख्त प्रावधान रखे गए हैं, इवन मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए पहले जो पुराने लॉज थे उसमें कोई एक स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम अभी ये जो माफिया इस तरीके से बढ़ रहा है उसको काबू में करने के लिए भी इनमें प्रोविजन रखा गया है। इसी तरीके से जो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स हैं, चाहे तो हम पुलिस की बात कर लें या हम फॉरेंसिक्स की बात कर लें, न्यायालय की बात करें, प्रोसिक्यूशन की और कारागार की, इन सबको जो एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया है और कैसे हम उसको ज्यादा इफेक्टिव बना पाए और उसके क्या सकारात्मक रिजल्ट्स आए हैं इन न्यू क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंट होने के बाद में, उसको भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अगर हम देखते हैं नए क्रिमिनल लॉज के आने के बाद में जो पुलिस की एफिशिएंसी है या कार्य प्रणाली है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है।
कुछ एक प्रोविजंस जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे 0 FIR का या EFIR का इसमें प्रोविजन है। आप कहीं पे भी बैठकर अपनी FIR या कंप्लेंट पुलिस को दे सकते हैं। इसी तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस रखे गए हैं, चाहे तो हम समन्स भेजने की बात करें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल की बात करें या इवन जो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू एविडेंस कलेक्शन की बात करें, तो वो भी जो है नए क्रिमिनल लॉज में बखूबी इसके प्रोविजंस हैं और जो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन का और उसके बाद में उसका ट्रायल का एक जो समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल करना है, वो भी बहुत क्लियरली इसमें बताया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एनीवेयर एविडेंस कलेक्शन की बात करें, जैसे FSL अगर जाती है तो उसके भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन जो है उसका जो एक निर्धारित प्रक्रिया है, किस तरीके से हम इसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एक पूरी जो सिस्टम है ICJS की या जो अपनी कार्य प्रणाली है न्याय की और इन्वेस्टिगेशन की, उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में ये NCL एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा मिलेगा और इसी दिशा में जनता को जागरूक करा जाएगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से। मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनकी समाधि सैफई में श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष और उनके पुत्र अखिलेश यादव, पुत्रवधू डिम्पल सहित परिवार के सदस्यों ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और समाधि पर पुष्प अर्पित किए। साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सपा नेताओं ने मुलायम सिंह को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में नेताजी का अहम योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा पिछड़े दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और उनके कल्याण के लिए समर्पित रहे। नेताजी की पुण्यतिथि पर उनके समर्थक, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे न हो, तो उनका दायरा बहुत बड़ा था। जीवन भर उन्होंने उनके सामने जो आए, अगर दूसरी पार्टी का भी कोई है आया काम के लिए तो कभी मना नहीं किया, निराश नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब मुख्यमंत्री हुए तब तक उन्होंने स्पष्ट निर्देश थे अपने सेक्रेटरीज को। मेरे सामने पूर्णिया जब उनके प्रमुख सचिव थे तो उन्होंने कहा कि MLA किसी पार्टी का हो, चाहे BJP का हो, चाहे BSP का हो, चाहे और किसी कांग्रेस का हो, अगर उसकी बहन का, भाई का, बहनोई का कोई काम है तो हमें मत पूछिए, उसको जैसा बताएं वैसा कर। ऐसा कभी किसी नेता ने नहीं किया। आज नेताजी की पुण्यतिथि है। हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन में उनका प्रमुख स्थान है। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। 1977 में कांग्रेस के खिलाफ प्रतिपक्ष की जब सब पार्टियां मिलकर के जनता पार्टी बन गई थी तो हिंदुस्तान का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था। नेताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों को इकट्ठा करके 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। तमाम हम सब समाजवादी के लोग स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को याद कर रहे हैं और उन्होंने जो समाजवाद की विचारधारा दी है, जिससे सीख लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन विचारधाराओं को जो उन्होंने अपने पुरखों से और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखी है, उसको समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों, देश के सभी लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, तो आज सारा देश माननीय मुलायम सिंह जी यादव को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने एक साधारण किसान परिवार से निकलकर प्रदेश और देश की सियासत में एक नया मुकाम बनाया। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की लड़ाई की मिसाल है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने की शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना। बनासकांठा जिले में स्थित शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में
जगदीश विश्वकर्मा ने पूजा पाठ की। इस दौरान उन्होंने नवचंडी यज्ञ में भी हिस्सा लिया। આ ગુજરાતની અંદર સારી રીતે ભગવતીની કૃપાથી આ દરેક લોકોનું કલ્યાણ થાય એ ભાવના થકી આજે નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરેલું છે અને આજે देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।